शादी की पहली रात मेरी बीवी बेहोश हो गई। मैंने बहुत कोशिश की होश आ जाए, लेकिन उसे होश ना आया। मुझे घर वालों ने कहा था कम उम्र लड़की के साथ ये सब करना मुनासिब नहीं, लेकिन मैंने एक ना सुनी। जब मेरी नज़र टेबल पर पड़ी, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम आसिफ है, मेरी उम्र 32 साल है और मैं पाकपतन का रहने वाला हूँ। मैं अक्सर अपने दोस्तों से सुनता हूँ कि कम उम्र बीवी का बहुत फ़ायदा होता है। वो सादा होती है, इसकी ज़्यादा समझ बूझ नहीं होती, इसलिए इसे जैसा चाहो वैसा बना लो। वो शोहर की ताबेदार होती है और इससे थोड़ा डर कर भी रहती है। इसके बरक्स बड़ी उम्र की औरत के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत चालाक होती है। वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है और घर में लड़ाई झगड़ा करती है। दोस्तों की बातों ने मेरे दिल में ये पक्का इरादा पैदा कर दिया था कि मैं भी कम उम्र लड़की से ही निकाह करूँगा। आखिरकार वो दिन आ गया। मेरी उम्र 32 साल थी और मेरी दुल्हन सानिया महज 19 बरस की थी। शादी की रात मैं खुशी से नहाल सर पर सहरा सजाए अपने कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ सानिया दुल्हन बनी बैठी थी, जिसके हुस्न ने मुझे हैरान कर दिया। वो हद से ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने बामुश्किल अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभाला और धीरे से इसके पास जाकर बैठ गया। मैं काफ़ी देर तक सानिया के चेहरे को तकता रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा कि मुझे इतनी प्यारी शरीके हयात मिली है। वो मासूमियत का पैकर लग रही थी। मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा था, बस तस्वीर देखी थी, लेकिन हकीकत में वो तस्वीर से कहीं ज़्यादा हसीन थी। अचानक मैंने गौर किया कि सानिया के हाथ पांव थरथरा रहे हैं और वो मुझसे बेहद डरी हुई है। उसे इस तरह सहमा हुआ देखकर मेरे दिल को एक अजीब सी तसल्ली और खुशी मिल रही थी। सच्ची बात तो ये है कि मुझे ऐसी ही बीवी की तलाश थी जो अपने शोहर से डर कर रहे। मुझे वो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं जो शोहर के सामने ज़बान चलाएं या शेर बनने की कोशिश करें। मैं सानिया के खौफ और घबराहट को देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मुझे दोस्तों ने पहले ही पट्टी पढ़ाई थी कि बीवी की ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, वरना वो सर पर चढ़ जाती है। इसलिए मैंने इसके हुस्न के बारे में एक लफ्ज़ ना कहा, हालांकि वो बहुत खूबसूरत थी। उल्टा मैंने सोचा कि इस डरी हुई लड़की को मज़ीद खौफज़दा किया जाए। मैंने अपने फ़ोन को कान पर लगाया और कमरे की एक कोने में जाकर किसी फर्जी शख्स पर बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। मैंने ऐसा तासुर दिया जैसे मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ और बदतमीज़ी से बात कर रहा हूँ, ताकि सानिया मुझसे और भी ज़्यादा डर जाए। दरअसल मैंने फ़ोन पर वो सारी सख्त बातें इसलिए की थीं ताकि सानिया के कानों में ये बात पड़ जाए कि मैं कितना गुस्से वाला और सख्त मजाज आदमी हूँ। मैं इसे बराह रास्त सुनाने की बजाय किसी और के बहाने ये जताना चाहता था कि मेरे असूल कितने सख्त हैं और मैं बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करता। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि वो पहले ही दिन से ज़हनी तौर पर मुझसे दब कर रहे और कभी सर उठाने की हिम्मत ना करे। मैंने इसको मुंह दिखाई का तोहफा दिया तो इसने मेरे हाथ से लेकर सामने रख दिया। मुझे इसकी ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने उसे कहा कि इसे पहन लो। इसने कहा कि मुझे रिंग्स पसंद नहीं। इसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया, लेकिन मैं इन खूबसूरत लम्हों को ज़ाया नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। मैंने प्यार से इसके हाथ को सहलाना चाहा, लेकिन वो तो खौफ के मारे कांपने लगी और एक पल में बेहोश हो गई। सानिया को बेहोश देखकर मेरी सारी खुशी परेशानी में बदल गई। मैं बुरी तरह घबरा गया कि अब क्या करूं। अगर मैं बाहर जाकर सबको बताता हूं कि पहली ही रात दुल्हन बेहोश हो गई है, तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे और मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। मुझे लग रहा था कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैंने उसे होश में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे हिलाया जुलाया ताकि वो आंखें खोले, लेकिन वो होश में नहीं आई। मेरे अब्बू तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की से शादी करवाना चाहते थे ताकि वो घर को संभाल सके। मेरी वालदा ने कहा कि उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो घर को, ख़ानदान को संभाल ले। मैंने अपनी मर्जी की और इसी कम उम्र लड़की से शादी की जो अभी 19 साल की थी। मैं अगर बाहर जाकर कहता कि वो बेहोश हो गई है तो सब मेरा मजाक बनाएंगे कि कम उम्र लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। सानिया को बेहोश हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने परेशानी में अपने दोस्त को फ़ोन किया और बोला कि मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। वो हंसने लगा। मैंने कहा अभी हंसने का वक़्त नहीं है, मेरी मदद कर। अपनी बहन को जल्दी से लेकर मेरे घर पहुंच, क्योंकि मेरे दोस्त की बहन एक डॉक्टर है।
मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। शादी की तमाम तकरीबात ख़त्म हो चुकी थीं, मेहमान रुखसत हो गए थे और घर वाले भी थक हार कर सोने की तैयारी में थे। मुझे इस वक्त दोस्त की बहन को अपनी मदद के लिए बुलाना मुझे एक नई मुसीबत लग रहा था। मैं सोचने लगा कि अगर वो आधी रात को जहाँ आ गई तो सबको पता चल जाएगा और मेरी कितनी बदनामी होगी। मुझे अपनी इस जल्दबाजी पर अफसोस होने लगा। मैंने मदद के लिए उसे पुकार तो लिया था, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये फैसला मेरे गले की हड्डी बन गया है। फ़ायदा होने के बजाय मुझे उल्टा अपना नुकसान नज़र आ रहा था कि कहीं ये बात पूरे ख़ानदान में तमाशा ना बन जाए। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके मना कर दिया कि अपनी डॉक्टर बहन को जहाँ हरगिज़ मत बेचना, बिला वजह मेरी बदनामी होगी और घर वाले 100 सवाल करेंगे। इसने मेरी मुश्किल समझते हुए कहा कि परेशान ना हो, मैं फ़ोन पर ही तुम्हारी बात इससे करवा देता हूँ। ये तजवीज़ मुझे बेहतर लगी। जब मेरी बात उसकी डॉक्टर बहन से हुई तो मैंने सानिया को होश में लाने का तरीका पूछा। इसने मशवरा दिया कि सर्दी का मौसम है, इसलिए सानिया के पैरों के तलों पर अच्छी तरह मालिश करो और इस पर गर्म कंबल डाल दो। इस तरह उसे जिस्मानी गर्माश मिलेगी और उम्मीद है कि वो जल्द होश में आ जाएगी। मैंने डॉक्टर के बताए हुए तरीके के मुताबिक सानिया के पैरों की मालिश भी की और उसके ऊपर कंबल ओढ़ दिया, लेकिन इसके बावजूद उसे होश नहीं आ रहा था। मेरी परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं इस सारी सूरत हाल से बुरी तरह उकता चुका था। घबराहट और बेदारी में मैंने फ़ोन पर झूठ बोल दिया कि जी उसे होश आ गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस किसी तरह इस काल और इस मुश्किल से जान छुड़ाना चाहता था। दूसरी तरफ से उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और कहा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम दोनों सुकून से सो जाओ। हकीकत तो ये थी कि सानिया को अभी तक होश नहीं आया था। मैं सख्त परेशानी में कमरे की चक्कर काट रहा था, क्योंकि इतनी देर तक बेहोश रहना किसी खतरे से कम न था। अचानक मेरी नज़र मेज़ के कोने पर पड़ी, जहाँ कोई चीज़ चमक रही थी। जब मैंने करीब जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ नींद की गोलियों का रैपर पड़ा था। सिर्फ यही नहीं, मेज़ पर रखे पानी के गिलास में भी सफ़ेद रंग की दवाई के असरात साफ नज़र आ रहे थे। तब मुझे असल बात समझ आई कि सानिया ने खुद नींद की गोलियां खाई थीं। इसीलिए जब मैं इससे बातें कर रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता दवा ने अपना असर दिखाया और वो मेरे सामने बेहोश हो गई। अब मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी कि ये मासूम लड़की आखिर ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुई। अगर सानिया ने वाकई वो गोलियां खाई थीं तो जाहिर है अब उसे कोई भी आसानी से होश में नहीं ला सकता था। मैं शशो पंज में उसे देख रहा था और हैरान हो रहा था कि जिसे मैं मासूम समझ रहा था उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। मेरी सोचों का रुख बदल गया कि वो तो इतनी भी भोली नहीं निकली। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आखिर इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम रात ऐसा क्यों किया। क्या वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती थी या वो मुझसे दूर भागना चाहती थी। मुझे तो बस यही समझ आ रहा था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, इसीलिए इसने खुद को नींद की वादी में धकेल दिया। सुबह के 5 बजे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी अभी चंद मिनट पहले ही बैठे बैठे आंख लगी थी। बाहर जाकर देखा तो मेरी अम्मी खड़ी थीं। मैं हैरान था कि इतनी सुबह वो जहाँ क्या कर रही हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई इतनी जल्दी नहीं उठता था और वलीमा भी एक दिन छोड़कर था ताकि सब सुकून कर सकें। अम्मी ने कहा, तुम अभी तक कमरे में हो, चलो बाहर निकलो। मैंने हैरानी से पूछा, अम्मी मेरा कमरा है, मैं जहाँ नहीं तो कहाँ जाऊँगा। उन्होंने समझाया कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि शादी की अगली सुबह दुल्हा दुल्हन ज़्यादा देर कमरे में नहीं रहते, उसे अच्छा नहीं समझा जाता। मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अम्मी ने कहा, तुम जाओ, मुझे दुल्हन से अकेले में कुछ काम है। मैं डर गया कि सानिया तो बेहोश है, अगर अम्मी अंदर गईं तो राज खुल जाएगा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की कि वो सो रही है, लेकिन अम्मी ना मानी। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें इन बारीक बातों का नहीं पता। तुम बाहर से लड़की लाए हो, इसलिए मुझे खुद तसल्ली करनी है कि वो ठीक भी है या नहीं। अगर ख़ानदान की लड़की होती तो हमें सब पता होता। मैं अम्मी का इशारा समझ गया था। वो पुराने ख्यालात की वजह से कुछ रवायती बातें पूछना चाहती थीं, लेकिन मुझे ये फ़िक्र खाए जा रही थी कि जो लड़की पहले ही बेहोश पड़ी हो, इससे अब क्या पता चलेगा। मैंने अपनी माँ को रोकने के लिए नाश्ते और कपड़ों के बहुत से बहाने बनाए, लेकिन उनका शक बढ़ गया और वो मुझे धक्का देकर कमरे में दाखिल हो गई। मैं बाहर खड़ा किसी बुरी खबर का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आईं तो मुस्कुराते हुए मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक है।
मैं हैरत ज़दा होकर कमरे में भागा तो देखा कि सानिया के कपड़ों पर खून के निशानात थे, जिसे देखकर अम्मी मुतमिन हो गई थीं। लेकिन मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। सानिया अब थोड़ी बहुत हरकत कर रही थी, जैसे उसे होश आ रहा हो। मैं गुस्से में वहाँ से चला गया और पूरा दिन इससे बात नहीं की। वलीमे की रात जब मैं कमरे में आया तो सानिया ने कहा, आए साथ खाना खाते हैं। अम्मी कहती हैं इससे मोहब्बत बढ़ती है। मैंने तड़क कर जवाब दिया, मेरे सामने मोहब्बत का नाम न लो। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें मासूम समझता था, लेकिन तुम तो राजों से भरी निकली हो। अब इज्जत की खातिर तुम्हें इस घर में रखना मेरी मजबूरी है, लेकिन याद रखना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी जगह नहीं बनेगी। मेरी बातें सुनकर सानिया फूट फूट कर रोने लगी और मिन्नत समाजत करने लगी कि एक बार मेरी पूरी बात सुन लें। मैंने गुस्से से कहा, ठीक है बोलो, क्या कहना चाहती हो। लेकिन जैसे ही मैं सुनने के लिए तैयार हुआ, वो फिर खामोश हो गई और कहने लगी, मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है। मैं नहीं बता सकती। मैं तंग आ चुका था और मेरा शक मजीद गहरा होता जा रहा था। शादी के बाद मेरी पुप्पो और चची चंद दिन के लिए हमारे घर ही रुक गईं। वो अक्सर मेरी बीवी के मैले कपड़ों को देखकर आपस में हंसती थीं और मेरी माँ से कहती कि तुम्हारा बेटा तो अपनी दुल्हन के साथ बहुत खुश नज़र आता है। मेरी माँ भी फ़ख्र से इनकी बातों की तायद करती थीं। सब लोग मुझे खुशकिस्मत समझ रहे थे, लेकिन हकीकत सिर्फ मैं जानता था कि मैंने अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया था। सानिया हर रात बच्चों की तरह रोती थी, मगर पूछने पर कुछ बताती नहीं थी। मैं सोचता था कि अगर वो बदचलन होती तो शायद कुछ बता देती, मगर उसकी खामोशी मुझे पागल कर रही थी। मेरा जी चाहता था कि सब कुछ अपनी माँ को बता दूं, लेकिन फिर ख्याल आता कि वो मुझे ही ताने देंगी कि तुम ही इसे पसंद करके लाए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ का सर सबके सामने शर्म से झुक जाए। एक दिन मैंने सानिया को पास बिठाया और पूछा, तुमने शादी की रात खुद को बेहोश क्यों किया था। उसने रोते हुए एक अजीब बात कही, मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे करीब आएं, क्योंकि मुझे डर था कि हकीकत जानकर आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। मेरे घर वालों ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने ये सब पहले बता देना चाहिए था। सानिया ने यकीन दिलाया कि उसकी ज़िंदगी में कोई और मर्द नहीं है, जिससे मुझे बहुत तसल्ली मिली। मैंने इसका हाथ थाम कर वादा किया, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जो भी मसला है साफ बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तब उसने इंकशाफ किया कि इसे एक ऐसी नस्वानी बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर्स ने कहा था कि वो शादीशुदा ज़िंदगी और औलाद के लिए मौजूद नहीं है। इसके वालिदैन ने इसे बोझ समझकर ये हकीकत छुपाई और हमारी शादी करवा दी। अगले दिन मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है और ये तासुर गलत है कि ऐसी ख़वातीन कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने अफसोस का इजहार किया कि हमारे माशरे में ऐसी बीमारियों पर बात करने के बजाय सिर्फ औरत को कसूरवार ठहराया जाता है। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ऐसी बीमारी में औरत ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफसियाती तौर पर भी बहुत परेशान होती है। उन्होंने मशवरा दिया कि मैं अपनी बीवी का ख़ास ख्याल रखूं और उसे ये एहसास दिलाऊं कि वो अकेली नहीं है। मैंने सानिया को तसल्ली दी और वादा किया कि मैं इसका इलाज करवाऊंगा और इसका पूरा साथ दूंगा। बस ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहेगा। मेरी हमदर्दी देखकर सानिया पहली बार सुकून से रो पड़ी। मैंने इसका इलाज शुरू करवाया और इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि बीमारी के बावजूद सानिया उम्मीद से हो गई और 9 माह की मुश्किल जद्दोजहद के बाद अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी अता की। वक़्त के साथ सानिया की बीमारी भी ख़त्म हो गई और हमारा घर खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर बार औरत कसूरवार नहीं होती। कभी कभी वो किसी मुश्किल या बीमारी में घिरी होती है। मर्द को औरत का मुहाफिज इसलिए बनाया गया है कि वो मुश्किल वक़्त में उसका सहारा बने और उसे टूटने ना दे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।